सेठ मदनलाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ मदनलाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम कल्पना था। कल्पना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु कहते हैं, जिसके घर बेटी जन्म लेती है उस घर माँ बाप को चिंता होने लगती है। कल्पना पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को कल्पना के शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर बृजपाल की तलाश हुई। बृजपाल चौधरी सत्येंद्र का पुत्र है। नाम से ही पता चलता है कि चौधरी सत्येंद्र धन से भी चौधरी है। सेठ मदन लाल ने चौधरी सत्येंद्र से अपनी पुत्री कल्पना के लिए बृजपाल से ब्याह कराने की बात की। चौधरी सत्येंद्र ने कल्पना से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था सेठ की कोई और संतान नहीं है। कल्पना उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ मदनलाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लूटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी सत्येंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। कल्पना और बृजपाल का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। कल्पना भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी कल्पना के स्वभाव से प्रसन्न थे। कल्पना के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी कल्पना के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते, इस जैसा बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ मदनलाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात कल्पना को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ। अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह खुशी को दोगुनी करने वाली थी। सेठ मदनलाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर कल्पना के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छीन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह मदनलाल के सारे संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से कल्पना के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, किंतु यह उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास-ससुर, पति सभी अब कल्पना को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में कल्पना को मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते। किंतु कल्पना की आदर्श इतने ऊंचे थे, उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ कल्पना से मिलने और अपने बेटे के छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी चौधरी और बृजपाल सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह कल्पना से कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और कल्पना को समझा दिया, किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर कल्पना को उसके पिता से मिलवा। बेटी भी कर्तव्यनिष्ठ थी, उसके संस्कार पुराने थे,
अर्थात वह जानती थी पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी इसी आदर्शों से वह बंधी हुई थी। कल्पना ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है, पिताजी यह मेरे खुशियों का आंसू है। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसके कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरे आंखों से आंसू निकल गया। पिता को यह बात समझ नहीं आई, कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी सत्येंद्र और बृजपाल दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया और कल्पना को डरा धमकाकर वहाँ भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं